अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रोसीजर को और प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स हैं और इसके बाद हम मीडिया की कंपोजिशन को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम क्रिस्पर को यूज़ करके हम किस तरह डिजीज़ को क्योर करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जनरल प्लांट टिश्यू कल्चर का प्रोसीजर है। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमारे पास जो है एक प्लांट होना चाहिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। प्लांट है उससे हम टिश्यू सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको मीडिया के ऊपर ग्रो करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास इनिशिएशन स्टेज आ जाती है। उसके बाद दूसरी हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेशन स्टेज, जिसके अंदर ये एक सेल होता है, इससे सेल मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे सेल बन जाते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन स्टेज होती है जहाँ पे सेल बहुत जल्दी जल्दी फास्टली डिवाइड करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास थर्ड स्टेप रूट फॉर्मेशन का कि अब ये जो इसको हम कैलस बोलते हैं, ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास होता है, अब इससे फिर है रूट फॉर्मेशन होती है। तो ये चीज़ें जो है हार्मोन पे डिपेंड करती हैं। अगर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो रूट फॉर्मेशन हो जाती है। फिर हम साइटोकाइन प्रोवाइड करेंगे तो शूट फॉर्मेशन हो जाएगी। रूट शूट बनने के बाद हमारे पास क्या आता है एक्लीमेटाइजेशन का प्रोसेस। एक्लीमेटाइजेशन में हमारे पास ये होता है कि हम मतलब अब टिश्यू कल्चर में हमारे पास क्या है, जो ग्रोथ रूम होता है वहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट इंटेंसिटी हर चीज़ जो सी है मेंटेन्ड होती है। अगर हम डायरेक्टली वहाँ से प्लांट को निकाल के फील्ड में लगा देंगे तो हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। फिर हम एक्लीमेटाइजेशन करते हैं स्लोली स्लोली, उसको हम चेंजेस के साथ एक्सपोजर करते हैं उसका, ताकि वो उन चेंजेस को अडाप्ट कर ले अपने अंदर और फिर हम उसको फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो है एक शॉर्ट सा जनरल सा प्रोसीजर है प्लांट टिश्यू कल्चर का। अब प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आती हैं जिनको हमें फ़ोकस करना है या जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला है बेज़ल मीडियम। बेज़ल मीडियम में क्या है, बेज़ल साल्ट टाइप कौन सा लेना है हमने, साल्ट कौन सा यूज़ करना है और एडिटिव्स जौन से हैं जो हम डालते हैं, ऐड करते हैं, विटामिन्स आ जाते हैं, साल्ट की जो कंसंट्रेशन है, ये सारी चीज़ें हैं, ये प्लांट पे डिपेंड करती हैं। जो हम प्लांट ले रहे हैं ना, उस पे डिपेंड करेगा कि हमने उसका मीडिया कैसा रखना है, उसमें साल्ट क्या होगा और उसकी पीएच कितनी होगी। जेलिंग एजेंट डालते हैं तो कौन सी टाइप का डालेंगे, उसकी कंसंट्रेशन क्या रखेंगे। तो ये जो है ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है जो हम प्लांट यूज़ कर रहे हैं। फिर एडिटिव्स आ जाते हैं। एडिटिव जो से हैं कंटेमिनेशन कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं। जिस तरह हम एंटीबायोटिक देते हैं स्मॉल अमाउंट में, अगर हमारे पास प्लांट को इन्फेक्शन है, मतलब कि मतलब इंटरनल इन्फेक्शन हुआ है, फंगस का अटैक हुआ है, कुछ भी है, वायरस का अटैक है, लेकिन अब हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास कोई वायरस फ्री प्लांट नहीं है। तो फिर हम उसी प्लांट को, अब हमने कल्चर भी उसी प्लांट को करना है, तो उसको कंटेमिनेशन से बचाने के लिए फिर हम एडिटिव यूज़ करते हैं। ये सब कुछ जो है हमारा प्लांट की टाइप पे डिपेंड करता है। अब आ गया प्लांट को सिलेक्ट हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम स्पीशी सिलेक्ट करते हैं कि हमने कौन सी स्पीशी का प्लांट लेना है। फिर आगे कल्टीवार आ जाता है, उसकी टाइप आ जाती है। अब स्पीशी के अंदर भी टाइप बहुत सारी होती हैं। अगर हम वीट स्पीशी देख लें तो वीट के अंदर हमारे पास वीट की बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं, टाइप्स आ जाती हैं। तो फिर हमने कौन सी टाइप लेनी है ये भी हमने डिसाइड करना होता है। अब हमने स्पीशीज़ डिसाइड कर ली, उसकी टाइप डिसाइड कर ली, फिर हम टिश्यू टाइप को डिसाइड करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब इसके लीव से, रूट से, शूट से कहाँ से हमने जो है कल्चरिंग करवानी है। इसके बाद हमारे पास आते हैं स्टिलाइजेशन मेथड क्या कौन से हैं, प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मतलब प्लांट की वैरायटी कौन सी है या उसकी हेल्थ क्या है, प्लांट की एज क्या है, तो उसकी बेस पे हम स्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये प्लांट की सिलेक्शन में हमने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। क्या क्या देखना है, स्पीशी कौन सी है, कल्टीवार कौन सी है, उसकी हेल्थ क्या है, उसकी प्लांट की एज क्या है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टिश्यू कल्चर इन्वायरमेंट। अब ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया, मीडिया भी बना लिया। अब जो हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट, इन सब चीज़ों को हमने बैलेंस रखना होता है। लाइट में हमारे पास लाइट का स्पेक्ट्रम, फोटो पीरियड, इंटेंसिटी, इन चीज़ों को भी देखना होता है कि जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम वहाँ पे ग्रोथ रूम में दे रहे हैं, उसका स्पेक्ट्रम क्या है और कितने पीरियड के लिए हम दे रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी क्या है लाइट की, इन सब चीज़ों को हमने देखना होता है। ये चीज़ें भी अगर हमने मेंटेन कर ली, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में हमारे पास आ जाते हैं प्लांट कौन सी टाइप का हम यूज़ कर रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या है, पीछे हमने देखा था। यहाँ पे मैंने कहा कि जब रूट फॉर्मेशन होती है, ऑक्सीजन हम देंगे तो रूट फॉर्मेशन हो जाएगी, कि साइटोकाइनिन देंगे तो हमारे पास शूट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब कि हमने कैलस से अगर रूट डेवलप करानी है तो हम उस टाइप का जो है हार्मोन यूज़ करेंगे और उसकी कंसंट्रेशन भी हर प्लांट के लिए वेरी होती है। सेम कंसंट्रेशन हम नहीं यूज़ करते, प्लांट के हिसाब से देखा जाता है, बताया जाता है कि इस प्लांट के लिए इतनी अमाउंट डालेंगे हम।
फिर आ जाता है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की एप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, कि मतलब हमने कितनी दफ़ा अप्लाई करना है, दिन में 1 दफ़ा देना है, 2 दफ़ा देना है। और ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन ये कि हमने कितनी अमाउंट डाली है कि उस अमाउंट का कितनी देर तक असर रहेगा। तो ये चीज़ें जो सी हैं, ये सब कुछ हम टिश्यू कल्चर में देखते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। एक तो है ना कि हमने जस्ट जनरल ओवरव्यू लिया। अब हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, तो उसमें पहले हमारे पास मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ओल्डर लीव होते हैं हम उनको कट कर देते हैं। इसमें हम न्यूली ग्रोइंग टिप को लेते हैं। यहाँ पे है शूट टिप विद द ग्रोइंग टिप आफ्टर रिमूवल ऑफ इंक्लोजिंग लीव। हम जो उसके ओल्ड लीव हैं उसको उतार देंगे और न्यूली जो ग्रोइंग टिप होगी हम उसको लेंगे। उसको उन्होंने यहाँ पे दिखा हुआ है उसका मैग्नीफाई व्यू। फिर उसको हम कल्चर के अंदर डालेंगे। कल्चर से फिर कैलस बनेगा, कैलस से आके प्लांट बन जाएगा। तो मेरिस्टेम में जस्ट ये याद रखना है आपने कि हम न्यूली ग्रोइंग टिप को लेते हैं और उसको कल्चर कराते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में हमारे पास क्या होता है, एक यंग प्लांट होता है। अब उसका हमने लीफ लिया, लीफ को अच्छे से स्टेरिलाइज किया। अब उसका क्या करना होता है, एपिडर्मस पीलिंग करनी है। उसकी जो एपिडर्मल लेयर है हमने उसको रिमूव करना है। अब जो रिमूव करने के बाद जो लीफ होगा उसके हमने छोटे छोटे सेगमेंट कर लेते हैं, जो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना। ये क्या होंगे, हमारे पास प्लाज्मोलाइज्ड सेल होंगे। अब इन सेल को हमने क्या करना है, हमारे पास एंजाइम्स का मिक्सचर होगा उसके अंदर डाल देना है। तो ये एंजाइम जो सी होंगी ये उसकी सेल वाल को डाइजेस्ट कर देंगी, डिग्रेड कर देंगी और एंड पे हमारे पास केला प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। अब प्रोटोप्लास्ट की हम वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग करने से प्रोटोप्लास्ट नीचे बैठ जाएगा और जो डेब्रिज होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। अब ऊपर वाले डेब्रिज निकाल के हम फेंक देंगे। हमें प्रोटोप्लास्ट चाहिए, हमने प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लेना है। अब ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है। तो हमने मॉडिफिकेशन जो करानी होती है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीन एडिटिंग करनी होती है। तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर वो करना ईजी होता है। कोई न्यू जीन इंसर्ट करना है तो वो सारा प्रोसेस प्रोटोप्लास्ट के अंदर ईजिली हो जाता है। तो इस स्टेज के ऊपर यहाँ पे जब हमने आइसोलेट करते हैं ना प्रोटोप्लास्ट को, तो यहाँ पे हम जीन एडिटिंग कराते हैं, जीन इंसर्शन कराते हैं। कुछ भी जो हमने करना हो, चेंजिंग लानी हो, जेनेटिक चेंजिंग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे चेंजिंग जब हमने कर ले फिर हम उसको प्लेटिंग करते हैं, मतलब मीडिया के ऊपर ग्रो कराते हैं। फिर मीडिया के ऊपर ग्रो करने में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो सेल वाल रीजनरेशन का होता है। प्रोटोप्लास्ट सबसे पहले अपने सेल वाल बनाएगा, फिर जो से हैं आगे जिस तरह होता है मल्टीप्लिकेशन इनकी हो जाती है, कलम सब सेल बन जाते हैं, फिर कैलस बन जाता है। कैलस को हम फिर डिफ्रेंशिएट करा के प्लांटलेट और फिर यंग प्लांट के अंदर ग्रो करा लेते हैं। तो अब यहाँ पे वो प्लांट बनेगा जिसके अंदर जो हमने यहाँ पे इस स्टेप पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन कराई थी ना, तो न्यू जो हमने जीन ऐड किए या फिर जो न्यू उसके अंदर, या अगर हमने किसी डिजीज को कंट्रोल किया तो फिर यहाँ पे वो चेंज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनेगा। ये था हमारे पास प्रोटोप्लास्ट कल्चर। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है पोलन कल्चर और एंथर कल्चर। पोलन कल्चर और एंथर कल्चर में हमारे पास क्या होता है, हेट्रोजाइगस हमारे पास डिप्लॉयड प्लांट है। प्लांट का फ्लावर था, फ्लावर बड से हमने पोलन को ले लिया, आइसोलेट कर लिया। अब ये है सिंपल आइसोलेटेड पोलन है। पोलन को हम कल्चर के ऊपर ग्रो कराएंगे तो ये बन जाएंगे हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट पोलन। वैसे जो है प्लांट्स के अंदर हमारे पास बाई न्यूक्लिएट पोलन होते हैं जिनके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट पोलन बनते हैं। इसका ये रीजन है कि यहाँ पे ना सेल वाल नहीं बनता। हमने कहा एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे, यहाँ पे है न्यूक्लियस जो से है बहुत सारे बन जाते हैं, इकट्ठे मल्टी न्यूक्लिएट बन गए, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। फिर बाद में क्या होगा, सेल वार रीजनेशन होगी, ये दो दो जो है ये सेपरेट हो जाएंगे। फिर मतलब क्या होगा, ये बाई न्यूक्लिएट बन जाएगा। यही नहीं कि एंड तक ये मल्टी न्यूक्लिएट ही चलेगा, एक स्टेप है, यही स्टेज है जहाँ पे अब यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। बाद में फिर ये बाई न्यूक्लिएट बनता है, सेल वाल बन जाती है इन सबके गिर्द। फिर आगे जो सा है ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। अब ये पोलन एम्ब्रियो जो सा है हेप्लाइड प्लांटलेट में बनता है। हेप्लाइड प्लांटलेट हमारे पास इमेच्योर प्लांट होता है जिसके मतलब पूरी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, आप ये समझ लें। अब यहाँ पे कोल्चिसिन हमारे पास एक केमिकल है, कोल्चिसिन के साथ हम इसको ट्रीट कराते हैं। कोल्चिसिन से क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल हो जाते हैं। हेप्लाइड था, हमने कोल्चिसिन से ट्रीट कराया, ये डिप्लाइड होमोजाइगस प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें इसका जो सा है इस टेक्निक को, चाहे वो पोलन कल्चर है या एंथर कल्चर है, हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर हम कोई वैरायटी बना रहे हैं लेकिन उसके हमारे पास होमोजाइगस पेरेंट मौजूद नहीं है, तो फिर हम वहाँ से क्या करते हैं, उसके एंथर को सेपरेट करते हैं या पोलन को आइसोलेट करके, तो इसके थ्रू हम उसके होमोजाइगस पेरेंट बना सकते हैं।
अब बिल्कुल इसी तरह होता है कि अगर हमने एंथर को आइसोलेट किया है, एंथर को हम कल्चर करके ग्रो कराते हैं, एंथर मतलब ग्रो करता है, कैलस बन जाता है। अब ये कैलस जो है हेप्लाइड कैलस है। हेप्लाइड से अब क्या है, हेप्लाइड एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो फिर प्लांटलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। या फिर हेप्लाइड जो कैलस है, कैलस बना हुआ है, कैलस को हम डिफ्रेंशिएट करा लेंगे, हार्मोन देंगे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, तो ये प्लांटलेट मतलब इमेच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। इमेच्योर प्लांट को जब हम कोल्चिसिन के साथ ट्रीट करेंगे तो वो फिर हमारे पास डबल हेप्लाइड या फिर होमोजाइगस प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास पोलन कल्चर और एंथर कल्चर थे। आगे आता है हमारे पास टिश्यू कल्चर के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस एंड कैलोजेनेसिस। हम टिश्यू कल्चर में दो चीज़ें करते हैं, या तो हम ऑर्गेनोजेनेसिस करते हैं या फिर कैलोजेनेसिस करते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस में हमारे पास क्या होता है कि पूरा ऑर्गन या फिर पूरा प्लांट नेक्स्ट तैयार होता है। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी गई है माइक्रो प्रोपगेशन की। माइक्रो प्रोपगेशन में होता है कि हम प्लांट्स को ना बहुत स्पीड, मतलब कि जल्दी जल्दी हम प्लांट्स को तैयार कराते हैं, पूरा न्यू प्लांट हमारे पास तैयार हो जाता है। अब बहुत सारे प्लांट हम बना लेते हैं, तो फिर अब उनको हम फील्ड के अंदर भी लगा सकते हैं। आप समझ लें जिस तरह हम पनीरी बनाते हैं, पनीरी को बाद में हम फील्ड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे भी हमने माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू एक प्लांट था, उसके बहुत सारे सेम उस तरह के प्लांट बना लिए। अब उनको हम फील्ड में लगा सकते हैं, ग्रीन हाउस के अंदर भी लगा सकते हैं, या फिर ये है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। हमने अगर जर्म प्लाज्म को स्टोर करना हो, लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास कोई स्पीशी है, इंडेंजर स्पीशी, उसके एक दो प्लांट बचे हैं, तो उसको माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू हम ग्रो करा के उसके जर्म प्लाज्म को स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास हेरी रूट कल्चर। हेरी रूट कल्चर में ये होता है कि जो हमारा हम कल्चरिंग करते हैं तो उसमें जो स्पेसिफिक हमारा मतलब फोकस होता है वो रूट्स के ऊपर होता है। रूट को ग्रो करवाते हैं हम, ऐसे हार्मोन ऑक्सिन सजेस्ट देते हैं जिससे रूट प्रोलिफरेट करते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, इसमें ये है, ये ऑर्गेनोजेनेसिस है ना, कि हम जस्ट रूट को ही ग्रो करा रहे हैं, जस्ट एक आर्गन को ग्रो करा रहे हैं। तो कुछ हमारे पास प्लांट्स के रूट ऐसे हैं जो मेडिसिनल प्लांट हैं, उनके रूट्स हैं कि उनकी जड़ों से हम मेडिसिन लेते हैं, या फिर उनके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, तो उनको लेने के लिए, उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए हमें पूरा प्लांट को ग्रो नहीं कराना, हमें पूरा प्लांट चाहिए ही नहीं। जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है या जो चीज़ हमें चाहिए, जो मेडिसिन हमें चाहिए, वो जस्ट रूट के अंदर प्रेजेंट है, तो फिर हम हेरी रूट कल्चर करा लेते हैं। आगे आता है हमारे पास कैलोजेनेसिस। कैलोजेनेसिस में है हमारे पास कैलस फॉर्मेशन होती है, कैलस बनता है, अनडिफरेंशिएटेड मास बनता है। तो इसमें हमारे पास सेल्फ सस्पेंशन कल्चर के अंदर हम कैलोजेनेसिस को कराते हैं। अब कैलस जब बन जाता है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करा सकते हैं। कैलस है, अनडिफरेंशिएटेड है, अब उसके अंदर हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस के थ्रू चेंजिंग करा सकते हैं, उसके जीनोम में एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। उसके थ्रू क्या होगा, जेनेटिक चेंजेस आ जाएंगे। फिर अब ये जो कैलस है इसको आगे हम डिफ्रेंशिएट करा लें हार्मोन्स देके, और पूरा प्लांट हमारा बन जाएगा, तो वो भी हमारा मॉडिफाइड प्लांट होगा। तो अनडिफ्रेंशिएटेड जब कैलस होता है ना, कैलस की स्टेज पे, यहाँ पे हमारे पास जीनोम के अंदर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करना ईजी होता है। तो हम मोस्टली कैलस के प्रोसेस के थ्रू भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने जेनेटिक चेंज, अगर ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस करनी है तो वो ईजिली हो जाएंगी। फिर आज क्या जाता है मीडिया हमारे पास, कि अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर करा रहे हैं तो मीडिया हमारे पास कौन सा है, तो कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास एमएस मीडिया है। इसके अलावा गैम्सबर्ग B5 मीडिया, एलएस मीडिया, वाइट्स मीडिया, और ये नीड्स मीडिया, ये जो से हैं ये हम यूज़ करते हैं। ये टाइप्स हैं कुछ, और कंपोनेंट्स हमारे पास जो से हैं वो दो तरह के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, और माइक्रो अगर हम जो थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करते हैं वो आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर होते हैं। फिर वाइटामिन भी होते हैं जिसमें थायमिन, निकोटोनिक एसिड ऐड करते हैं। कार्बन सोर्स, कार्बन का जो हम इसके अंदर सोर्स लेते हैं वो टिपिकली हमारे पास क्या है, सुक्रोज को हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कंपोनेंट्स जो से हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं कि हमारे पास जो प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया है उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। फिर हार्मोन्स भी अंदर आ जाते हैं, और एगर या फिर जेलिंग एजेंट भी आ जाता है। एडवांसेस में क्या है, रेडी टू यूज़ मीडिया और AI ऑप्टिमाइज मीडिया हमारे पास इसके अंदर है मौजूद। आगे आ जाता है क्रिस्पर इन प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के अंदर हम क्रिस्पर को क्या करते हैं, क्रिस्पर में ये है हमारे पास कि हमारे पास Cas9 प्रोटीन है, और हमारे पास सिंगल गाइड RNA होता है। सिंगल गाइड RNA जो है हमने स्पेसिफिक मतलब बनाया होता है, जो हमारी उस जगह को टारगेट करता है, या उस जगह तक हमारे लिए समझ लें Cas9 प्रोटीन को लेके जाता है जहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन करानी है या जहाँ पे हमने चेंजेस लानी है। अब ये जो हमारे पास सिंगल गाइड RNA है, लेट्स सपोज यहाँ पे स्ट्रैंड के यहाँ पे लेके आया Cas9 को, Cas9 ने यहाँ पे क्या किया, टारगेट साइड पे जाके इस को डबल स्ट्रैंड जो था DNA का उसको ब्रेक कर दिया।
अब देखो स्टैंड ब्रेक हो गया। अब नेचुरल जो सा रिपेयर मैकेनिज्म तो प्रेजेंट है। नेचुरल मैकेनिज्म के थ्रू अब जब डीएनए के अंदर कोई भी डैमेज आता है तो वो खुद को रिपेयर करता है। अब जब रिपेयरिंग होगी तो नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग हो जाएगी। नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग होगी तो अब इस एंड ज्वाइनिंग होते हुए मतलब कि जब दोबारा रिपेयरिंग हो रही होगी कुछ, या तो क्या होगा, इंसर्शन हो जाएगी न्यूक्लियोटाइड की या फिर डिलीशन हो जाएगी। लेट्स सपोज हम सपोज करते हैं कि ये हमारा वो डीएनए सीक्वेंस था जो डिजीज था, मतलब कि यहाँ पे डिजीज थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने Cas9 के थ्रू कट लगा दिया, ब्रेक कर दिया उसको, फिर जब एंड ज्वाइनिंग हुई तो वहाँ पे या डिलीशन होगी या इंसर्शन होगी, तो जिसकी वजह से वो जीन जो सा था डिजीज जीन वो चेंज हो गया, कोडोन चेंज हुए, जीन चेंज हो गया। तो अब इससे क्या हुआ, म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन आने की वजह से फिर हमारा जो है डिजीज प्लांट वो क्या है, उसके अंदर रेजिस्टेंस भी आ सकती है, डिजीज को क्योर भी कर सकता है। तो ये इस तरह हम म्यूटेशन लेके आते हैं, म्यूटेशन से हमारे पास प्लांट के अंदर पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट आ जाती है या फिर डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है। मेन इसका बेसिक यही है कि यहाँ पे हमारे पास ब्रेक होगा Cas9 के थ्रू, जिसके बाद नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग होगी, एंड ज्वाइनिंग के दौरान म्यूटेशन आ जाएगी। म्यूटेशन किस वजह से हो सकती है, इंसर्शन की वजह से हो सकती है, रिलेशन की वजह से हो सकती है, और जिससे फिर म्यूटेशन की वजह से रेजिस्टेंस आ जाएगी डिजीज के अगेंस्ट या फिर पैथोजन के अगेंस्ट। तो ये हमारे पास था टिश्यू कल्चर का, प्लांट टिश्यू कल्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू।